इंटर स्टेट सप्लाई, जो अब तक हम लोग शुरू से देखते आ रहे थे कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जब टू डिफरेंट स्टेट में होगा तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो इंटर स्टेट सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में डिफाइन है। ठीक है, सेक्शन 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट क्या करता है इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में? तो उसने कहा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स के लिए कहा गया, ठीक है, गुड्स के लिए कहा गया सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन टू डिफरेंट स्टेट। अगर दो डिफरेंट स्टेट में है तो इंटर स्टेट सप्लाई, कहने का मतलब आईजीएसटी लगेगा। दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी यूटी, यूनियन टेरिटरी में यूटी जीएसटी लगता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई है तो सिर्फ आईजीएसटी लगेगा क्योंकि टू डिफरेंट यूटी। ठीक है, मान लो एक दिल्ली में है सप्लायर अपना, ठीक है, सर दिल्ली तो स्टेट में कवर हो जाता है, स्टेट यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर है वो, इसलिए स्टेट में कवर होता है। ठीक है, यूटी विदाउट लेजिस्लेचर जो होगा, कहने का मतलब डामन ड्यू, ठीक है, और पुडुचेरी। ठीक है, अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई डामन ड्यू है और पुडुचेरी प्लेस ऑफ सप्लाई है तो इंटर स्टेट सप्लाई। तो टू डिफरेंट यूटी में भी, टू डिफरेंट स्टेट में भी, या फिर अगर एक स्टेट हो और एक यूटी हो। समझ गए? अगर एक स्टेट हो और एक यूटी हो, मतलब कहने का मतलब क्या हो सकता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर स्टेट हो और प्लेस ऑफ सप्लाई यूटी हो। ठीक है, या प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट हो और लोकेशन ऑफ सप्लायर यूटी हो, मतलब सेम स्टेट में ना हो, अगर दो डिफरेंट स्टेट में है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाएगा। ठीक है, अब इंटर स्टेट सप्लाई को जब आगे पढ़ेंगे तो क्लास 2 में कहा गया कि सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स को भी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स को भी इंटर स्टेट सप्लाई कहा गया। ठीक है, समझ गए? इंपोर्ट ऑफ गुड्स को भी इंटर स्टेट सप्लाई कहा गया। समझ में आ गया? टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, जब तक वो इंडिया का कस्टम फ्रंटियर क्रॉस करते हैं तब तक। नहीं समझे? समझो, मान लो ये कस्टम फ्रंटियर है, ठीक है, और ये इंडिया है, मैंने इंडिया में ही रहता है ये भी, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, यहां पर जब गुड्स आता है ना तब तक उसे इंटर स्टेट कहा जाएगा। ठीक है, यहां पर आप आओगे, आप बाय द वे आप ये हो, आप यहां आओगे, यहां पर आप क्या करोगे, कस्टम ड्यूटी पे करोगे, कहे गुड्स है तो कस्टम ड्यूटी भी पे करोगे और प्लस जीएसटी पे करोगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी पे कर दोगे, अब ये जो गुड है ना इंडिया का पार्ट बन गया है, अब ये इंडियन गुड्स का पार्ट बन गया है, कस्टम ड्यूटी पे होते के साथ ये गुड्स है इंडिया का पार्ट बन चुका है। अब ये इंपोर्टेड गुड्स नहीं रहा, इंपोर्टेड गुड्स तभी तक होता है जब तक उस पर कस्टम ड्यूटी पे ना किया गया। एक बार कस्टम ड्यूटी पे हो गया तो उसे इंपोर्टेड गुड नहीं कहा जाता है। हाँ, बोलचाल की भाषा में आप बोलते हो कि इंपोर्टेड गुड्स है, बट एक बार कस्टम ड्यूटी पे हो गया तो वो भी इंपोर्टेड गुड्स नहीं रहा। तो जब तक वो सामान यहाँ पर है, जब वो वहां से आया, ठीक है, बाहर से आया और यहाँ पे आके रखा हुआ है, यहाँ पे जब आप पैसा पे करने जाओगे कस्टम ड्यूटी और जीएसटी, तो जीएसटी जो है वो आप आईजीएसटी पे करोगे। है समझ में? एक बार जो इंडिया का पार्ट बन गया तो फिर ये वाला क्लॉज आ जाएगा। अब यहां से आप किधर बेचोगे वो डिपेंड करता है। अगर डिफरेंट स्टेट में बेचा, अगर डिफरेंट स्टेट में बेचा तो क्या होगा, इंटर स्टेट, और अगर सेम ही स्टेट में बेच रहा है तो इंट्रा स्टेट। आया समझ में? तो बेसिकली गुड जब तक यहां पर है तब तक जो आप जीएसटी पे करने जाओगे आप जीएसटी पे करोगे, इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? और ऐसे भी आपने पढ़ा था प्लेस ऑफ सप्लाई में, वेयर द गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया द प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। तो जो इसका प्लेस होगा
वही इस गुड्स का जो सप्लाई होगा। और लोकेशन ऑफ सप्लायर तो आउटसाइड इंडिया है ही। और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इंडिया में ही है। देखिए इंपोर्ट का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। जब इंपोर्ट का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आईजीएसटी पे होगा, यहाँ पर आईजीएसटी पे होगा। लेकिन जब उसके बाद उस सामान को ये बेचेगा तो फिर नॉर्मल केस जो अपना कवर होगा। अगर सेम स्टेट में बेचा तो इंट्रा स्टेट, डिफरेंट स्टेट में बेचा तो इंटर स्टेट। ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्लॉज पे। थर्ड क्लॉज क्या कहा, अब वो सेम चीज है जो ऊपर पढ़ रहे थे ना, वही नीचे है, बस अब सर्विस के लिए पढ़ोगे। सप्लाई ऑफ सर्विस where the location of supplier and the place of supply are in two different state, two different UT, a state and a UT। समझ में आ गया। shall be treated as supply of service in the course of interstate trade or commerce। फिर वही लाइन, supply of service imported into the territory of India shall be treated to be a supply of service in the course of interstate trade or commerce। ठीक है। तो सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए भी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस इंटर स्टेट में आएगा। ठीक है। मैंने कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आईजीएसटी लगेगा, यही कहना चाह रहा है सिर्फ वो। ठीक है। अब इसका कुछ एक्सेप्शन, मैंने एक्सेप्शन कह सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा। इस केसेस में भले ही विद इन अ सेम स्टेट हो, विद इन अ सेम स्टेट हो, फिर भी उस केस में आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। कब? when the supplier is located in India and the place of supply is outside India। कहने का मतलब एक्सपोर्ट आया समझ में। टू और बाई एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट, समझ गए। अगर एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट सप्लाई करता है, टू और बाई मतलब अगर वो करता है या उसे कोई करता है, नहीं समझे। मान लो ये एसईजेड में कोई यूनिट है, ठीक है, ये एसईजेड एरिया है, यहाँ कोई यूनिट है। ठीक है। अगर ये सप्लाई करता है तो भी इंटरस्टेट, और इसे सप्लाई करते हो तो भी इंटरस्टेट, दोनों केस में आईजीएसटी लगेगा। भले ही मान लो ये स्टेट है, ये स्टेट में ही एसईजेड है, और ये जो पर्सन है ये सेम स्टेट में है। ठीक है। तो एसईजेड भी सेम स्टेट में, मान लो उत्तर प्रदेश। ठीक है। एसईजेड भी सेम स्टेट में है और ये पर्सन भी सेम स्टेट में है, फिर भी आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। ठीक है। जीएसटीआर 1 में जाओगे तो वहां बॉक्स रहता है टिक करने के लिए एसईजेड सप्लाई है कि नहीं। ठीक है। या इन अ टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग अ इंट्रास्टेट सप्लाई, अगर कहीं और कवर नहीं है तो क्या कहोगे उसे कि इंटरस्टेट सप्लाई है। समझ गए। अगर तुम पता नहीं कर पा रहे हैं कि इंट्रास्टेट सप्लाई है कि नहीं तो उसे आप इंटरस्टेट सप्लाई मानोगे। ये आगे भी पढ़ोगे, एक जगह लिखा हुआ है, एमसीक्यू भी काफी आता है। अगर आप नहीं पता कर पा रहे हैं कि इंटरस्टेट है इंटरस्टेट, और टैक्स कैसे लगेगा, इंटरस्टेट मतलब आईजीएसटी 18%, ये आपको पे करना है। अगर आप नहीं पता कर पा रहे हैं कि सप्लाई आपका क्या है तो ठीक है, लिखा हुआ है एक्ट में। समझ गए। तो इंटर स्टेट सप्लाई यही है। कहने का मतलब इंटर स्टेट सप्लाई कब होगा, जब प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर दो डिफरेंट स्टेट में हो, दो डिफरेंट यूटी में हो, या एक स्टेट और एक यूटी में हो। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी कवर होगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी कवर होगा, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। ठीक है। यहाँ दोनों चीज था, समझ गए। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस भी इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। अब उसी का एनालिसिस है नीचे में। ठीक है। और कुछ वही जो ऊपर पढ़े हो वही सी चीज को बस लिखा गया है, देख लेना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये देखो एसीजेड वाला एग्जांपल देख रहे हो, ये जो अपना एसीजेड में ही था, एसीजेड पर्सन एसीजेड के बाहर सेम स्टेट में था, सेम स्टेट में होते हुए भी, सेम स्टेट में होते हुए भी अगर एसीजेड को सप्लाई किया जाता है तो वो इंटर स्टेट, एसीजेड भी सप्लाई करेगा तो वो भी इंटर स्टेट। समझ गए। बाई और टू दोनों चीज लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना। समझ गए।
और अब आता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई कहने का मतलब इस पर लगेगा CGST प्लस SGST। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई कब होगा? तो देखो क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर इन सेम स्टेट, सेम यूनियन टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर सेम स्टेट में है, सेम यूटी में है, मतलब कहने का सप्लायर भी बिहार में ही है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी बिहार में ही है, समझ गए? दोनों एक ही जगह है, सेम स्टेट में है। या फिर मान लो आपका पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी सप्लायर भी कहाँ है? पुडुचेरी में है और जो सप्लाई भी कहाँ है? पुडुचेरी में है। तो उस केस में इंट्रा स्टेट सप्लाई कहा जाएगा। लेकिन इन केसेस को छोड़ के, कौन से केसेस? वही टू और बाई एसीजेड, गुड्स इंपोर्टेड till they cross the custom frontier of India, goods imported into territory of India till they cross the custom import of good, सप्लाई टू और बाई SEZ, भले सेम स्टेट में हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, और सप्लाई मेड टू अ टूरिस्ट, ठीक है। टूरिस्ट का सेक्शन 15 में बताया गया है, वैसा टूरिस्ट जो 6 महीने से कम समय के लिए इंडिया आया है, ठीक है, उस टूरिस्ट, वो टूरिस्ट अगर कोई सामान खरीदता है तो उस केस में इंटर स्टेट सप्लाई ही माना जाएगा, समझ गए? IGST लगेगा, ठीक है, इस केस में IGST लगेगा, इस केस में IGST लगेगा, इस केस में IGST लगेगा। आया समझ में? उसके बाद subject to the provision section 12, supply of service where the location of supplier and the place of supply of service are in same state or same UT, ठीक है, shall be treated as intrastate supply provided that the intrastate supply of service shall not include supply of service to or by SEZ और SEZ unit। मतलब वही सेम ये वाला, समझ गए? अब एक्सप्लेनेशन 1, ठीक है, for the purpose of this act where a person has an establishment in India and any other establishment outside India, ठीक है, an establishment in a state or UT and any other establishment outside the state or UT, an establishment in a state or a UT and any other establishment registered within the state or UT, तो उस एस्टेब्लिशमेंट को एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाएगा। कहने का मतलब, मान लो तुम्हारा एक एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, या तुम ही हो खुद, ठीक है, एक यहाँ पर है, इसका पैन होगा, इसका अपना GST आइन होगा, ठीक है। अगर ये बंदा यहाँ रजिस्टर्ड है स्टेट 1 में, ठीक है, स्टेट 1 में रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो क्या लिखा? एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, और इसका एक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के बाहर है, ब्रांच मान लो, ठीक है। तो ये जो बंदा है और ये जो USA में इसका ब्रांच है, इसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाएगा। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ना स्टेट और UT एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, अगर ये बंदा यहाँ रजिस्टर्ड है, ठीक है, अब ये रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, रजिस्टर्ड होगा भी नहीं, इंडिया के बाहर है, अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम चीज, ये स्टेट 1 में है, इसका एक और एस्टेब्लिशमेंट स्टेट 2 में है, ठीक है, तो ये स्टेट 2 का एस्टेब्लिशमेंट, इसे भी रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा, समझ गए? लेकिन सेम स्टेट में एक और यूनिट है, मान लो एक और यूनिट है, ठीक है, ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में है, ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, मान लो ये भोपाल में है, ठीक है, और ये क्या कहते हैं उसे, कौन सा जगह था जहां मैं रहता था भोपाल के पास, क्या नाम था यार, नाम ही भूल गया मैं, कहाँ रहता था मैं, छोड़ो, यूपी का याद है, मान लो ये लखनऊ में था, ठीक है, एक यूनिट लखनऊ में था और ये वाराणसी में था, ठीक है,
तो अब जब ये रजिस्टर्ड होगा ना, ये वाराणसी का यूनिट, तभी स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पर्सन कहलाएगा। अगर ये अनरजिस्टर्ड रहेगा ना, तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पर्सन नहीं होगा, तब ये एक ही स्टैब्लिशमेंट होगा एक जीएसटी के अंदर। समझ गए? अगर ये यूनिट अलग से रजिस्टर्ड रहेगा तो इसका सेपरेट जीएसटी आइन होगा, तब ये स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पर्सन कहलाएगा। तो अगर सेम स्टेट में दो यूनिट है और दोनों रजिस्टर्ड है, तब दोनों एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा, अगर सेम पैन से रजिस्टर्ड है तो। अन्यथा नहीं। पर इस वाले केस में और इस वाले केस में रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। ठीक है? एन एस्टेब्लिशमेंट इन अ स्टेट और यूटी एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए विद इन द स्टेट और यूटी। समझ गए? अब देखो, अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस थ्रू अ ब्रांच और एन एजेंसी और रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस इन एनी टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग एन एस्टेब्लिशमेंट इन दैट टेरिटरी। ठीक है? एस्टेब्लिशमेंट किसे कहा जाएगा? तो कहा गया जो ब्रांच या एजेंसी या कुछ भी, जो पर्सन रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस कुछ भी जो है, वो आपका एस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। ठीक, कहा जाएगा ट्रीटेड एज हैविंग एन एस्टेब्लिशमेंट इन दैट टेरिटरी। इसमें एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन था, बताया भी था मैंने तो पहले वाले क्लासेस में, कि अगर ये सब्सिडरी कंपनी रहता है ना, तब ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाता था इंडिया के बाहर। या यहाँ पे होल्डिंग कंपनी है, यहाँ सब्सिडरी कंपनी है, तो उन दोनों को एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहा गया था, उसे सेपरेट माना गया था, सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी कहा गया था। ठीक है? तो ये क्लैरिफिकेशन हाल ही फिलहाल में आया था कि अगर ये ब्रांच हुआ, ठीक है, या कोई एजेंसी हुआ इसका, या कुछ भी छोटा मोटा ऑफिस हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है। लेकिन अगर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का केस आता है तो वो सेपरेट माना जाता है, तब वहां पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन का केस नहीं एप्लीकेबल होता है। ठीक है? अब उसी का एनालिसिस है, देख लेना, कुछ खास नहीं है, सेम एज इट इज जो था। ठीक है? अब देखो, सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर, तो पता है इंडिया, मान लो कि ये इंडिया तो हमारा नहीं आएगा, मान लो ये इंडिया है। ठीक है? तो यहां से 12 नॉटिकल माइल। ठीक है? उसके बाद शायद मेरे ख्याल से जो भी मतलब करते करते 200 नॉटिकल माइल तक जो भी रहता है। मान लो यहां पर कोई यूनिट है। ठीक है? यहां पर कोई यूनिट है, समझ गए? कोई पर्सन है जो यहाँ पे काम करता है। ठीक है? और यहाँ ऐसे, और यहाँ इसका जो है पोर्ट, यहाँ गुजरात है और यहाँ मुंबई है। ठीक है? इससे मुंबई का दूरी 10 नॉटिकल माइल है और गुजरात का दूरी 8 नॉटिकल माइल है। समझ गए? अब यहां पर अगर कोई सप्लाई दिया गया किसी बंदे के द्वारा, या ये किसी को सप्लाई दिया यहां से, नहीं समझे? तुम मान लो इंडिया में ही हो, इंडिया के अंदर हो, लैंड मास पे खड़े हो। ठीक है? तो इस बंदे को, ये बंदा अगर यहां से सप्लाई देता है यहाँ पे, या ये यहां से सप्लाई देता है यहाँ पे, ठीक है, दोनों केस में प्लेस ऑफ सप्लाई या लोकेशन ऑफ सप्लायर, दो चीज आ गया। अगर ये सप्लायर है केस में, इस केस में, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, और इस वाले केस में ये रिसिपिएंट है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए बोला गया जो नजदीकी होगा। नजदीक कौन है? गुजरात। आया समझ में? तो प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर गुजरात होगा अगर ये सप्लायर है तो उस केस में, और रिसिपिएंट है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात होगा। समझ में आया? क्या कहा गया इसका नाम? देखो, जो भी अब तक पढ़ रहे थे सब भूल जाओ। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन टेरिटोरियल वाटर, द लोकेशन ऑफ सच सप्लायर shall for the purpose of this act be deemed to be in the coastal state or union territory where the nearest point of the appropriate baseline is located। जो सबसे नजदीकी स्टेट होगा ना, सबसे नजदीकी कोस्टल स्टेट, या हो सकता है यूनियन टेरिटरी हो सबसे नजदीकी, तो कोस्टल यूनियन टेरिटरी, सबसे नजदीकी कोस्टल स्टेट यूनियन टेरिटरी होगा, वही उस सप्लायर का लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा। ठीक है? सप्लायर का लोकेशन वही होगा। ठीक है? उसके बाद कहा गया वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टेरिटोरियल वाटर। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई, ऊपर वाले जो क्लाउज पढ़े थे प्लेस ऑफ सप्लाई का, वहां पे तुम्हारा निकल के आया
ऊपर वाले सेक्शन के हिसाब से कि प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में पड़ रहा है, ठीक है। तो उस केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई सेल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बी डीम्ड टू बी कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोप्रिएट बेसलाइन इज लोकेटेड। जो नजदीकी स्टेट होगा, जो नजदीकी यूटी होगा, ठीक है, वही तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर तुम रिसिपिएंट हो तो तुम्हारे लिए, अगर तुम सप्लायर हो तो तुम्हारा लोकेशन ऑफ सप्लायर जो नजदीकी स्टेट होगा, नजदीकी यूटी होगा, वही होगा, ठीक है। अब देखो टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या है, बता ही दिया। टेरिटोरियल वाटर हैज नॉट बीन डिफाइंड इन जीएसटी लॉ एज पर यूएन कन्वेंशन। टेरिटोरियल सी इज द बेल्ट ऑफ कोस्टल वाटर एक्सटेंडिंग ऑलमोस्ट 12 नॉटिकल माइल। समझ गए? 12 नॉटिकल माइल के बाद आप टैक्स नहीं ले सकते किसी से, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल में कुछ भी होता है तो आप टैक्स ले सकते हो। उसके बाद शायद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक जो आता है, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल वाटर है, ठीक है। इंटरनेशनल वाटर में कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वहाँ क्राइम भी करोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हें। इंटरनेशनल वाटर में किया गया क्राइम भी कोई कुछ नहीं कर सकता तुमको, ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। इंटरनेशनल वाटर में किसी भी देश का कानून अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कुछ क्राइम कर ही देना जा करके, वापस तो आओगे ना जमीन पर। जब जमीन पर आओगे तब जिस जमीन पर उतरोगे वहां का कानून लग जाएगा, ठीक है। अब खत्म हो गया, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने जाना क्या क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है इससे, ठीक है, इनडायरेक्ट आता है। तुम्हारा जो आईटीसी का चैप्टर है ना, उसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, समझे। गुड्स भेजा गया, गुड्स पहुंचा नहीं समझे, गुड्स आके दुकान से ले गया, मतलब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा जहां तुम्हें असर्टेन करना पड़ेगा कि सीजीएसटी लगेगा कि एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा, कि मेरा जो इनपुट है वो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा कि मेरा इनपुट आईजीएसटी होगा, क्या समझे, या फिर समझिए मैं एलिजिबल हूं कि नहीं यहाँ पर, आया समझ में। तो ये चीज ध्यान रखना। और हमने क्या चीज है, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों आउटसाइड इंडिया हो जाए, दोनों आउटसाइड इंडिया हो जाए, ठीक है, दोनों, नहीं समझे, दोनों अगर आउटसाइड इंडिया हो जाए तो ना तो ये एक्सपोर्ट होता है, ना तो ये इंपोर्ट होता है, ना तो जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, ऊपर से जो बड़ा टर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, इंटर स्टेट ना इंट्रा स्टेट, मतलब कहने का केस यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों इंडिया के बाहर हो गया तो फिर जीएसटी को कोई मतलब नहीं है, नहीं समझे। जीएसटी क्या है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड, ठीक है। कंजम्पशन में जो कंज्यूम करेगा उस पर लगेगा, और जहां कंज्यूम होगा उस वहां पे लगेगा, ठीक है, समझ गए। तो डेस्टिनेशन बेस्ड भी जो जरूरी है इसमें, कहा बेसिकली कंजम्पशन बेसिंग कहा जाता है। तो समझो अगर सप्लायर बाहर है तो सरकार जीएसटी किस पे लगाए, कम से कम सप्लायर इंडिया में हो तो ना जीएसटी पे करेगा। और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर है, दोनों बाहर है, तो या तो कोई तो इंडिया में हो, सप्लायर इंडिया में रहे तो उस पर टैक्स लगा ले, हम सप्लायर भी नहीं है, चलो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में हो तो भी हम टैक्स लगा ले, नहीं समझे। मतलब दोनों में से कोई चीज इंडिया में होगा तभी तो जीएसटी लगेगा। अगर दोनों का दोनों बाहर है, मैं जो सप्लाई कर रहा हूं वो भी बाहर, प्लेस ऑफ सप्लाई वो भी बाहर, तो अगर दोनों बाहर हो जाए, ठीक है, तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा, समझ गए। दूसरा, सप्लायर भी बाहर, रिसिपिएंट भी बाहर हो जाए, अब किस पे लगाओगे, ये भी इंडिया में नहीं है, देना तो आएगा नहीं, ये भी इंडिया में नहीं है, ये भी देना नहीं आएगा, नहीं समझे। तो कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पे जीएसटी अप्लाई कर पाना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ एक्सेप्शन हो सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्सेप्शन डाल दे एक्ट में कि नहीं इस वाले केस में ऐसे होके ऐसे ऐसा टैक्स लगेगा, ठीक है, लगेगा, लेकिन एज इट इज अभी तो नहीं है कुछ।
तो अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों बाहर हो, मतलब रिसिपिएंट इंडिया में, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, अगर दोनों बाहर है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एक्ट में कहीं लिखा नहीं है, बट जब एक्ट को ठीक से जब रीड करोगे ना तो ये कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, समझ गए? तो ये था चैप्टर 3 खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो टेस्ट योर नॉलेज है, समझ गए, चैप्टर 1 2 3 का, उसका क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, और ये हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कल से, ताकि क्वेश्चन सारे भी बन जाए। हो सकता है मैं उतना ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा हूं, लेकिन चलो, कुछ ना सही से कुछ तो सही। सेल्फ स्टडी करना सीखो, समझे? सेल्फ स्टडी से तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है, सेल्फ स्टडी अगर करोगे ना तो तुम्हारा अपना स्कोप बढ़ता है किसी चीज को समझने का। अगर आप क्लास करते हो, क्लास ज्वाइन करते हो, तो क्या होता है कि आपका जो स्कोप है रिस्ट्रिक्ट हो गया। अगर आपको टीचर ने कुछ बता दिया तो आप वहीं रुक गए, अब उसके आगे आप सोच नहीं सकते हो। हाँ, क्लास करने का फायदा क्या है कि सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन खुद से पढ़ने का फायदा क्या है कि आपका स्कोप इंक्रीज होता है। आप किसी भी चीज को समझने के लिए समय देते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, अपना एक माइंडसेट डेवलप करते हो उस चीज को समझने के लिए, अपना एक तरीका खोजते हो। ठीक है, और फिर उस तरीके को आप भूल नहीं पाते हो। इसलिए सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दो ज्यादा, और क्लास कर रहे हो तो अच्छी बात है, जल्दी खत्म हो जाता है आपका सिलेबस। तो क्लास करना भी ठीक है पास होने के लिए, और सेल्फ स्टडी करना ठीक है आगे प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सेल करने के लिए। ठीक है, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से आपका स्कोप बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है पढ़ने का, समझने का, किसी भी चीज को, एक्ट को तोड़ने का, मरोड़ने का। समझे? कुछ नहीं करना है, बार बार बस रीडिंग भी मार लोगे ना, बस रीडिंग भी मारते रहो किताब से, आपको सेक्शन याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा, वो कुछ नहीं करना है, बस रीडिंग मारते रहो। अच्छा, तो मान तुम, अब ये हो गया, तो चलो खत्म करते हैं। ठीक है।